ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा। कल पढ़ा था अपन ने किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है और बहु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान कितना होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव कितना। हेडिंग अपनी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान है ज्ञात करना। उससे पहले पता होना चाहिए कि द्विध्रुव क्या चीज है। आपको मेरा बताया हुआ है कि द्विध्रुव क्या होता है कि परिमाण में समान आवेशों के मध्य जब दूरी अल्प हो तो आवेशों का युग्म क्या कहलाता है, द्विध्रुव कहलाता है। और द्विध्रुव अघूर्ण क्या होता है कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों के मध्य दूरी, कौन सी दूरी, सदिश दूरी का जो गुणनफल है उसे अपन क्या बोलते हैं, द्विध्रुव अघूर्ण बोलते हैं। यानी कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अपन पी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, कि पी इक्वल टू क्या होता है, क्यू डॉट 2a। 2a कौन सी दूरी है बेटा, सदिश दूरी। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है, 2a होती है। और क्यू क्या है, दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण। द्विध्रुव के अंदर दोनों आवेश के परिमाण समान होते हैं, प्रकृति क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। आज हम पढ़ने वाले कि इसी द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान कितना होगा। ठीक है, देखो द्विध्रुव बना लिया अपन ने, दो आवेश लिए, माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों का परिमाण समान है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2a। तो क्या बन गया, ये द्विध्रुव बन चुका है। इस द्विध्रुव के कारण एक बिंदु P रखा हुआ है, उस बिंदु P भी क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। अपन ने क्या लिया, द्विध्रुव का मध्य बिंदु लिया O। ये क्या, द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। इस मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P रखा हुआ है और इस बिंदु P भी क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव का मान है ज्ञात करना बेटा। ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी है r1 और प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी दी हुई है मेरी r2 दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, यदि इस बिंदु O से इस लाइन को आगे की ओर ड्रॉ करूं और बिंदु M तक ले आऊं और बिंदु A से बिंदु M पे एक परपेंडिकुलर एक लंब डाल दूं जहां पे 90 डिग्री कोण बनेगा, दोनों जहां मिलेंगे वहां बिंदु बन गया M। ठीक है, इसी प्रकार बिंदु B से बिंदु M पे क्या डाल दिया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, इसलिए क्या बेटा, मैंने ध्यान से देखी जाए तो आपको ये वाली साइड और ये वाली साइड यानी कि AP और MP लगभग देखने में बराबर लग रही है। इसी प्रकार मैंने क्या लिखा कि AP नियर इक्वल टू क्या है आपकी MP, यानी AP जो है MP के लगभग क्या है, बराबर है। इसी प्रकार दो ध्यान से, ये दोनों साइड, कौन साइड, NP साइड और BP साइड, दोनों साइड आपस में क्या दिख रही है, बराबर दिख रही है, लगभग बराबर दिख रही है। मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल है, लगभग बराबर है आपके। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से कि BP नियर इक्वल टू है NP। ठीक है, इतना समझ में आया, इससे आगे चलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये इसका मध्य बिंदु O है, ये दूरी A है और ये दूरी क्या है, A। दोनों मिलाएंगे पूरी दूरी कितनी बनेगी, R। बिंदु O से P की दूरी कितनी दी हुई है, स्मॉल r दी हुई है। क्लियर हुई बात। ठीक है, आगे देखो, देखो बेटा क्या करते हैं अपन, मैंने बोला AP नियर इक्वल टू क्या है, MP। तो इसको पहले लिखा मैंने कि AP बराबर क्या है, MP। तो MP का मान क्या होगा, MP को मैं लिख सकता हूं ना, MP बराबर क्या होगा, OM प्लस OP, यानी AP बराबर है OP प्लस में OM। वास्तव में अपने क्या किया बेटा, अपने ये किया कि अपने पास जो साइड MP थी ना, उस MP की दो पार्ट कर दी। कौन कौन से पार्ट की, एक तो पार्ट किया OM और एक पार्ट किया OP। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कंप्लीट साइड क्या बन जाएगी, MP बन जाएगी, जो किसके इक्वल है, AP के इक्वल है। ठीक है, इसको समीकरण नाम दिया अपन ने, 1 नंबर समीकरण नाम दिया। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्या बेटा, सेकंड दिया अपने पास क्या, BP। ये रहा BP, ये किसके इक्वल है बेटा, ये इक्वल है NP के। NP कौन सी साइड है, ये वाली साइड है। अपने क्या करना है, यदि मैं ये लिख दूं कि OP यदि इस BP किसके इक्वल होती है, NP के इक्वल होती है। तो NP कौन सी साइड है, ये वाली साइड है। तो मैंने क्या किया, इस OP पार्ट से, कंप्लीट पार्ट है OP दिया हुआ है, इस पार्ट में ये वाला पार्ट मैं माइनस कर दूं तो कितना पार्ट बचेगा, NP पार्ट बचेगा ना। तो मैंने क्या किया, OP में से माइनस क्या कर दिया, माइनस कर दिया ON। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई आपके पास, 2 नंबर इक्वेशन आ गई। क्लियर हुआ, AP का मान आ गया OP प्लस में OM और BP का मान कितना आ गया, OP माइनस ON। क्लियर हुआ। अब अपन ध्यान से देखो बेटा, OP का मान अपने पास है, कितना है OP का मान, अपन जानते हैं
ये वाली जो दूरी है ना, ये कितनी दूरी है, आर है, यानी ओ से लेके पी तक की दूरी कितनी है, आर। ओपी का मान तो अपने पास में है, लेकिन ना तो अपने पास ओ एम का मान है और ना ही अपने पास किसका मान है, ओ एन का मान है। ये दोनों वैल्यू अपन क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। कैसे, समीकरण 1 से बात की जाए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 की बात की जाए बेटा, तो अपन क्या लिखा है, अपने लिखा है एपी बराबर ओपी प्लस में ओएम, ये लिखा है ना। तो अपन मान निकालते हैं, ओएम का मान कितना है, ये ओम का मान कहां से निकालेंगे, अपने पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल दिया हुआ ए ओ एम, इस ट्राइंगल की बात करते हैं। कौन सा ट्राइंगल बेटा, ए ओ एम, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। ये 90 है, 90 के सामने साइड क्या होती है, कर्ण, और ये थीटा। अब जान थीटा जिस साइड को टच करता है वो क्या होती है, आधार। थीटा दो साइड को टच कर रहा है, एक तो इस साइड को टच कर रहा है, एक इसको कर रहा है, ये तो कर्ण हो चुके थे, कौन सी बच गया, आधार बच गई। ठीक है, इसका ये आधार हो गई, ये क्या हो गई, कर्ण। अपने पास इस साइड की वैल्यू है और इस साइड यानी किसका मान, ओ एम का मान अपने निकालना है। तो आधार में और कर्ण रिलेशन किसमें होता है, कोस में होता है। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे बेटा अपन कोस थीटा, अपन लिखेंगे कोस थीटा। ये एंगल कितना है, बीच में थीटा दिया हुआ है। क्या होता है, आधार बटेगा, आधार का मान कितना है बेटा अपने पास में, ओ एम, और कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, कर्ण का मान दिया हुआ है ए ओ। तो इंप्लाइज करेंगे ओ एम की वैल्यू कितनी है, अपने फाइंड आउट करनी है, ओ एम। ए ओ की वैल्यू कितनी दी हुई है, स्मॉल ए, यानी यहां से यहां तक की साइड कितनी हो गई ए, और ये वाली साइड कितनी हो गई ए, कंप्लीट साइड कितनी हो गई 2a। ध्यान से देखो बेटा, ओ एम का मान कितना आएगा, यहाँ से ओ एम का मान यहाँ से आ जाएगा, ओ एम का मान यहां से इंप्लाइज आएगा ओ एम इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये किसका मान आ गया, ये मान आ गया ओ एम का। ये ओ एम का मान कहाँ रखेंगे, अपन रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 क्या बन जाएगी बेटा अपने, ये बनेगी ए पी बराबर, देखो ध्यान से देखो, एपी क्या चीज है बेटा, एपी यहां से यहां तक की दूरी एपी है ना, और उसका मान कितना दिया हुआ, R1 दिया हुआ। तो अपन सबके मान रखेंगे, एपी का मान कितना दिया हुआ R1, तो अपन दे R1 बराबर ओपी, ओपी का मान क्या है, यहां से लेके यहां तक, तो कितना हुआ R प्लस का साइन, ओएम का मान कितना दिया हुआ है, ए कोस थीटा, तो अपने लिख दिया ए कोस थीटा। इसको अपने समीकरण नंबर 3 बोल दिया। ठीक है, सेम इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 से करेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इस पर ट्राइंगल लेंगे बेटा, ये वाला ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ एन बी। अपन ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ओ एन बी ट्राइंगल लेंगे। ठीक है बेटा, ओ एन बी की बात की जाए तो अपन देखते हैं 90 की सामने साइड क्या होती है, कर्ण, एंगल से टच करता हुआ क्या होती है अपनी आधार। इसका मतलब तब की वो बेटा आधार, ये बन गई कर्ण। और आधार में और कर्ण रिलेशन किसमें होता है, आधार में और कर्ण रिलेशन होता है किसमें, कोस में। तो सेम क्या बनेगा, कोस थीटा बराबर समीकरण 2 क्या है, लिख लेते पहले यहाँ पे, बीपी बराबर ओपी माइनस ओ एन। ठीक है, तो कोस थीटा बराबर क्या है, को आधार, आधार का मान कितना बेटा, ये दिया हुआ ओ एन, कर्ण, कर्ण का मान कितना है, ये दिया हुआ कितना है ओ बी। देखो ओ एन का मान तो फाइंड आउट करना है, और ओ बी का मान कितना है, वो सेम तरीका ए दिया हुआ है। तो इम्प्लाइज यहां से अपन ओ एन का मान कितना निकालेंगे, ओ एन का मान अपने पास में आ जाएगा बेटा, यहां लिख देता हूं, ओ एन का मान आ जाएगा अपने पास में ए कोस थीटा। और ये ओ एन का मान कहाँ रखेंगे, इस वाले समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो वैल्यू क्या बनेगी, बीपी, बीपी क्या बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक की साइड है ना, इसका मान कितना दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है। तो अपन R2 की वैल्यू तो कैसे लिखेंगे, R2 बराबर बीपी की साइड दिया अपने R2, ओपी, ओपी का मान दिया हुआ पहले से अपने, यहाँ से लेके यहाँ तक की साइड कितनी दी हुई है, R दी हुई है ना, तो R माइनस का साइन ओ एन, ओ एन का मान अपन निकाल दिया, कितना दिया हुआ है, ए कोस थीटा दिया हुआ है। तो वैल्यू कितनी आ गई, R2 बराबर R माइनस ए कोस थीटा। इक्वेशन नंबर कितनी बन गई अपने पास, 4 नंबर इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों की जरूरत पड़ेगी अपने आगे इसमें। ठीक है, ये दोनों समीकरण याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण। यहां तक क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, आई हो। आगे देखिए, अपना टॉपिक क्या बोल रहा है कि विद्युत विभव ज्ञात करना। आप जानते हो कि इस
किसी भी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान कैसे निकालते हो? फॉर्मूला क्या लगाते हो? V बराबर के क्यू अपॉन में आर निकालते हो। आर क्या होती है? उस बिंदु की उस आवेश से दूरी, और क्यू क्या होता है? वो आवेश जिसके कारण उस बिंदु पे क्या होता है? विभव होता है। तो ये फॉर्मूला अपने यूज करने वाले हैं। इसके अंदर अपने पास दो आवेश है, पहला आवेश कितना है? माइनस क्यू, और दूसरा आवेश कितना दिया हुआ है? प्लस क्यू। तो मैं क्या लिखूं बेटा कि माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, मैंने बोला बेटा माइनस क्यू आवेश के कारण विभव कितना है? V1 है, और प्लस क्यू आवेश के कारण विभव कितना है? V2। दो अलग अलग होंगे ना, तो दोनों पहले बोल दिया, मैंने V1 बोल दिया पहले को। तो V1 बराबर पहले तो आएगा के, फॉर्मूला अकॉर्डिंग क्या था? पहले के, फिर क्या था? आवेश। पहला आवेश कितना है? माइनस क्यू, तो साइन किसका आ जाएगा? माइनस का क्यू, डिवाइड बाय उस आवेश से उस बिंदु की दूरी, कितनी दूरी है वो? R1, तो डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? R1। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई? 5। ठीक है। सेम तरीके से आप क्या लिखोगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण विभव, तो प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, तो उसको कितना बोलेंगे बेटा? उसको बोल देंगे V2 बोल देंगे। और V2 का मान कितना होगा? पहले है कि दूसरा आवेश कितना है? प्लस क्यू, इस बार साइन प्लस का ही आएगा, प्लस के साइन को लिखते नहीं है, तो क्या लिखेंगे? के क्यू डिवाइड बाई R2। इक्वेशन नंबर कितनी बन गई? 6 बन गई। इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से आप सबको। देखो बेटे ध्यान से, अपने क्या जरूरत पड़ेगी? मैं सबको इरेज करने वाला हूँ। अपने समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 चाहिए, 4 चाहिए, और उसके अलावा अपने को 5 और 6, इन 3 और 4 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। समीकरण नंबर 3 कितने बेटा? अपने पास 3 दी हुई है। R1 बराबर R प्लस ए कोस थीटा, ये 3 नंबर होगी। R2 पर क्या दी हुई है? R माइनस ए कोस थीटा, इसको समीकरण नंबर 4 लिख देता हूँ। ठीक है, बाकी पार्ट अपन क्या देते हैं? इरेज कर देते हैं। देखो अपन ने माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकाल दिया, और प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकाल दिया। मैं ये बोलूं कि बिंदु P पे कुल विभव कितना होगा? क्या बताओगे? इस बिंदु P पे कुल विभव का मान क्या होगा? उन दोनों आवेशों के कारण जो कुल विभव आएगा, दोनों आवेशों के कारण जो अलग अलग विभव आएगा, दोनों को योग कर दो, उनका जो कुल योग बनेगा वही क्या होगा? बिंदु P पर परिणामी विभव का मान होगा। मैं क्या लिखूं? बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव, तो कितना बेटा इसका? इसका बनेगा कैपिटल V बराबर P1 प्लस में V2। ठीक है, देखो ध्यान से, V1 का मान कितना दिया बेटा? V1 का मान दिया हुआ माइनस का के क्यू डिवाइड बाई R1। V2 मान कितना दिया हुआ है? प्लस का के क्यू डिवाइड बाई R2। यानी अपन ने क्या किया? समीकरण 6 हो गए ना अपने, इसको समीकरण 7 बोल देंगे। अब लिख देंगे इस समीकरण 6, 5 और 6 से मान के रख समीकरण नंबर 7 में, ये लाइन अपन बीच में लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, आपको इसके नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, मैं करवा दूंगा नोट्स इसके आपको प्रोवाइड आपके ग्रुप के अंदर। ठीक है, देखिए आगे सोल्व करते हैं, इस पार्ट को रेज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं अपने को। आगे देखिए बेटा, सोल्व करते हैं इसको। इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है? देखो ये माइनस का और ये प्लस का, इधर माइनस अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको अपन थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। इसको मैंने लिख दिया, क्या लिखा है? इसको मैंने लिख दिया बेटा b बराबर प्लस वाला इधर लिख दिया मैंने के क्यू अपॉन में R2, और माइनस वाला इधर लिख दिया। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है? इन दोनों में बेटा कॉमन आ रहा है आपका के क्यू वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, तो के क्यू में ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बच गया? 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन में R1, ये वाला पार्ट अपने पास बच गया। तो v का मान कितना आ गया? v का मान अपने पास आ गया के क्यू 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन में R1। R2 और R1 का मान अपने पास दिया हुआ है। समीकरण 4 किसका मान है? R2, और समीकरण 3 किसका मान है? R1 का मान दिया हुआ है। ये मान अपन यहाँ पुट करते हैं, तो के क्यू तो है बाहर अपना, R2 का मान पुट करते हैं। R2 का मान कितना बेटा? 1 अपॉन R माइनस ए कोस थीटा, प्लस का साइन, सॉरी माइनस का साइन। R1 का मान कितना है? R प्लस ए कोस थीटा। R2 का मान पुट कर दिया और R1 का मान पुट कर दिया, दोनों का एलसीएम कितना आएगा?
दोनों का एलसीएम आएगा r माइनस ए कोस थीटा और r प्लस ए कोस थीटा, दोनों का एलसीएम आएगा ना। तो v का मान पुट करते हैं, के क्यू का के क्यू, दोनों का एलसीएम लिया मैंने, क्या लिया r माइनस ए कोस थीटा और r प्लस ए कोस थीटा, दोनों का एलसीएम आ गया ना। देखो यह सोल्व करते हैं, क्यों आ गया बाहर, r माइनस ए कोस थीटा से r माइनस ए कोस थीटा कैंसिल आउट, तो ये वाला पॉइंट बचेगा ना, ये ऊपर आ जाएगा r प्लस में ए कोस थीटा, फिर माइनस का साइन आएगा आपका। इस बार क्या हुआ, ये वाला पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर कौन सा पॉइंट बचेगा, ये वाला पॉइंट बचेगा, ये क्या दिया r, देखो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा ना, तो प्लस ए कोस थीटा, अपन r से r क्या करते हैं बेटा, कैंसिल आउट करते हैं, तो अंदर क्या बचा ए कोस थीटा प्लस का ए कोस थीटा क्या बन गया, प्लस का 2 कोस थीटा। उसके अलावा देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका रिजल्टेंट पोटेंशियल यानी परिणामी विभव का मान कितना आएगा, के क्यू बराबर ये बना 2a कोस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। उसको और सॉल्व करते हैं ध्यान से देखो, यदि मैं इस q को इस 2a के पास लिख दूं, इस q को क्या लिख दूं 2a के पास लिख दूं, तो क्या बनेगा, इससे बनेगा v बराबर के, 2 को निकाल के बेटा मैंने बाहर, सॉरी के का के, इसको मैं लिख दिया q डॉट 2a कोस थीटा, ये क्या बना बेटा आपका, ये बना आपका आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। देखो ये दोनों सदिश है, ये भी सदिश है और ये भी क्या है सदिश, साथ में क्या लिखा हुआ है कोस थीटा लिखा हुआ है ना, दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, सॉरी कोस दिया हुआ हो और दो सदिश गुणनफल कौन सा होता है, अदिश गुणनफल होता है ना वो, ठीक है। आगे देखो बेटा, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया p, स्टार्टिंग में बताया आपको मैंने p इक्वल टू क्या होता है q डॉट 2a, है ना। इसको वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो वैल्यू क्या बनेगी, अपने पास वैल्यू बनेगी टोटल, अपने पास p का मान आ जाएगा kp कोस थीटा बराबर r स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये अपनी क्या आ गई फाइनल वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। परिणामी योग का मान कितना गया, kp कोस थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो, ये बेटा कंप्लीट हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से देख लेना इसको, ठीक है। इसकी कुछ विशेषता है, कंडीशन जिसको हम बोलते हैं, किस दिए कुछ केस देखते हैं इसकी, ये वैल्यू आपको याद रखनी है इसकी। देखो रिजल्ट क्या मिला आपने, अपना रिजल्ट मिला v इक्वल टू kp कोस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है। कंडीशन लिखते हैं, केस फर्स्ट केस क्या बोलते हैं, यदि बिंदु P अच्छी स्थिति पर हो, बिंदु P क्या हो द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पे हो, इसका मतलब क्या हुआ, यदि बिंदु P यहाँ आ जाए, मान के चलो कि बिंदु P यहाँ से कहा यहाँ पे आ जाए, तो ये एंगल कम होते होते कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो उस स्थिति में यदि थीटा इक्वल टू कितना बोल दूं मैं, 0 बोल दूं, स्थिति कौन सी बेटा, अच्छी स्थिति है, इसे हम क्या बोलते हैं, अच्छी स्थिति बोलते हैं। उसके अलावा मैं ये बोल दूं कि आर स्क्वायर इज वेरी वेरी लार्ज ए स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर का मान ए स्क्वायर से क्या काफी ज्यादा, तो उस अवस्था में ए स्क्वायर बन के हम मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो इससे ये फॉर्मूला क्या बनेगा, इससे बनेगा v इक्वल टू, देखो बेटा ध्यान से, कोस जीरो मान कितना होता है 1, तो क्या बना kp डिवाइड बाय ए स्क्वायर का मान ये 0 हो गया, तो ये पूरी टर्म में कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो डिवाइड में बचेगा आपका क्या बचेगा, डिवाइड में बचेगा आपका आर स्क्वायर, ठीक है। केस सेकंड केस देखिए, मैं बोलूं कि यदि बिंदु P है, द्विध्रुव कौन सी स्थिति पे हो, निरक्ष स्थिति पे हो, दैट मीन्स ये बिंदु P घूमता घूमता यहाँ तक चला जाए, बिंदु P यहाँ जाए, उस अवस्था में देखो ध्यान से, ये एंगल कितने डिग्री क्रिएट हो जाएगा, ये क्रिएट होगा 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। कितने डिग्री कौन बनेगा,
90 डिग्री का कोण बनेगा। तो अपन क्या लिखेंगे सेम तरीका, थीटा इक्वल टू कितना बनेगा 90। स्थिति कौन सी होगी, निरक्षीय स्थिति होगी, ठीक है। तो द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में कोस 90 का मान कितना होता है, अपन जानते हैं कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी कोस 90 की वैल्यू अपने पास होती है बेटा 0। तो ध्यान से देखो, यदि यहाँ पे कोस 90 का मान मैं 0 रखूं तो पूरी टर्म में कितनी हो जाएगी 0, तो v का मान कितना आएगा अपने पास बेटा 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन जो एग्जाम में अपने पास ये पूछता है मैक्सिमम टाइम कि द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये नहीं देगा कि द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन आपको इसी तरीके से देगा कि द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति भी ज्ञात कीजिए, विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देखिए द्विध्रुव के कारण अपने विद्युत क्षेत्र भी निकाला था और द्विध्रुव के कारण अपने विद्युत विभव भी निकाला है, ठीक है। तो ये अक्षीय स्थिति है इसकी और ये क्या है निरक्षीय स्थिति है, ठीक है। ओके, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। इसके नोट्स आपको आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। स्टडी कंटिन्यू